हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ बायो का जो पोर्शन है वो यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, तो आपने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। चलिए, लास्ट जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था, आपने बात की थी यहाँ पर कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, सलाइवा का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। आपको होमवर्क में दिया गया था कि ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन या फिर एंजाइम्स। फिर हमने कहा था कि हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड है। इसीलिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको पूरी जो प्रोसेस है क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप स्टमक पढ़ रहे हैं, स्टमक में आप क्या यहाँ पे डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो स्टमक में कौन कौन से वो पाचक रस हैं जो श्रावित हो रहे हैं और किन चीजों का वो वहां पर पाचन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आया था वो है क्वेश्चन नंबर 11। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया था, 2 खंडों में आपके पास आया है। आपने कहा सबसे पहले खंड का में आपसे पूछा गया है उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब आपको उस ऊतक का नाम देना है जो कि पौधों में परिवहन का कार्य कर रहा है। तो आपने कल एक क्या देखा था, एक हमने लाइन डायग्राम देखा था जिसमें आपने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप ऊतकों के बारे में। सबसे पहले तो ऊतक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, ऊतक के बारे में पढ़ना है, ऊतक की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर हमने कहा था कि जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जंतुओं में ऊतक जो पाए जाते हैं और पादपों में जो ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, जंतु ऊतक से आया है। तो आपने कहा जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे आपने देखे थे। आपने एक टेबल यहाँ पर देखी थी, आपने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की है। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में आपने बात की है। आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप क्या कहते हैं, विभाजोतक ऊतक कहते हैं। आपको कल बताया गया था कि ये जो ऊतक हैं इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि ये विभाजित होते चले जाते हैं। और जब विभाजित होंगे तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऊतक हैं या जो कोशिकाएं हैं उनके नंबर में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखते क्या है कि प्लांट में आप वृद्धि देखते हैं इन टिश्यू की वजह से। अब ये टिश्यू कितने प्रकार के आपको बताए थे, 3 प्रकार के आपको बताए थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, ये तो बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। दोनों की, तीनों की लोकेशन कहाँ थी ये आपको पता करनी है। हमने क्या किया था, एक प्लांट आपने देखा था किस प्रकार से, ठीक है, ये आपके पास एक स्टेम है, यानी कि क्या है, तना है। अब तना में कुछ मैं यहाँ पे आपको पोर्शन बता रही हूँ, जैसे कि ये वाले पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन में कौन सा ऊतक होगा मैं आपको बता दूं कि मैं जो हाईलाइट करूंगी वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर क्या पाया जाता है, विभाजोतक ऊतक पाए जाते हैं। आपको नाम बताना है कि इस पोर्शन में कौन सा विभाजोतक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अब आपको 3 कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तीनों कलर से आपने तीनों रीजन को यहाँ पर क्या किया है, इंडिकेट किया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कहाँ पर कौन से ऊतक पाए जा रहे हैं। तीनों के नाम मैं बता रही हूँ, इंटरकैलरी है, एपिकल है और लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई किसकी, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं। आपने कहा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल था और एक क्या था, कॉम्प्लेक्स है। तो आपने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है,
क्योंकि नाम ही हमें बता रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसा होगा, सिंपल होगा, संरचना कैसी होगी, सरल होगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो संरचना है वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जटिल होगी, और जो इनकी कार्यविधि होती है, जो भी इनका फंक्शन है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब आपने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के आए, 3 प्रकार के आए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीनों के क्या क्या फंक्शन होता है आपने कहा, पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, कॉलेनकाइमा यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट को प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है इतनी बात। फिर आपने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो 2 प्रकार के हमारे पास आए थे, आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके पास आए हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके पास आए हैं, इन्हीं का काम होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का। तो जैसे कि हमने कल भी यहाँ पर बात की थी, हमने कहा था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर परिवहन कौन टिश्यू करता है, ये तो है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जल और खनिज लवणों का जो परिवहन है वो कौन सा ऊतक करेगा, वो आपको यहाँ पर नाम बताना था। तो आपका आंसर क्या आया था यहाँ पर, आपने कहा जाइलम। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है वो है जाइलम। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। ये तो हुई आपके आंसर की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम में, या फिर जाइलम में, सबसे पहले जाइलम की ही बात करते हैं कि जाइलम में जो यहाँ पर परिवहन हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी थी, एक दिशीय थी या द्विदिशीय थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो। आपने कहा ये स्टेम है, ठीक है, ये है स्टेम। अब इस स्टेम में आपको क्या दिखाई देता है, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जाइलम है और ये आपके पास है फ्लोएम। अब इनमें जो परिवहन की दिशा है वो कैसी होती है, आपने कहा अगर जाइलम की बात करें तो एक ही दिशा में परिवहन हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर आप फ्लोएम को देखेंगे तो जो परिवहन है वो नीचे भी हो रहा है और ऊपर भी हो रहा है, यानी कि द्विदिशीय परिवहन पाया जाता है किसमें, फ्लोएम में। क्यों पाया जाता है, रीजन आपको खुद बताना है। क्यों ऐसा होता है कि जाइलम में एक दिशीय एक दिशीय परिवहन पाया जा रहा है, जिसे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं, और जो फ्लोएम है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि द्विदिशीय परिवहन हो रहा है, जिसे बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं। रीजन क्या है ये आप पढ़ के लेके आएंगे, क्योंकि हमने ये बातें डिस्कस यहाँ पर की हैं। हो गया, आपका जो पहला आंसर था वो आपको मिल गया है। तो आपको करना है कि आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर ऐड नहीं करनी है जब आप आंसर कर रहे होंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको सिर्फ अपना आंसर यहाँ पर लिखना है, आपका आंसर होगा जाइलम। लेकिन हमने खंड ख में देखा था कि अमीबा में आपको क्या बताना है, फिजन को बताना है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, आपने कहा अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो क्या है, एक प्रकार का प्रजनन है। प्रजनन है। अब प्रजनन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनन क्या होता है, आपने कहा प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, आपने कहा प्रजनन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है फिट बैठती है कि एक प्रोसेस आपको दिखाई गई है, अलग अलग स्टेप में आपको एक प्रोसेस दिखाई गई है, उसमें एक जीव आपके पास आया है जिसने लास्ट में अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न किया है। तो क्या कहेंगे, प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया, कौन सा प्रजनन यहाँ पे पाया जा रहा है, लैंगिक है या अलैंगिक है, आपने कहा ये होगा अलैंगिक। क्यों अलैंगिक होगा, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक जनक है, आपको एक ही जनक यहाँ पर मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि बाइनरी फिजन को दर्शाना है। बाइनरी फिजन में सिंपल सा इतना होता है कि जो जीव है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो आपको 2 न्यूक्लियस यहाँ पर मिल गए हैं। अब क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर डिवाइड करता है और आपको 2 अमीबा मिल जाते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए,
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसमें आपसे कहा गया अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं समझाइए, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताना है कि जो लैंगिक जनन है वो इम्पॉर्टेंट है ज्यादा किससे, अलैंगिक जनन से, यानी कि लैंगिक जनन ज्यादा फायदेमंद है अलैंगिक जनन से। आपको रीजन देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन है वही आपका एक क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा जाता है कि दोनों का कंपैरिजन अगर करें लैंगिक और अलैंगिक जनन का, दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, तो आपका इसका आंसर इस क्वेश्चन में मिल गया है कि जो लैंगिक जनन है उसे ज्यादा अच्छा या ज्यादा लाभदायक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो आपको रीजन देने हैं, उससे पहले कुछ बेसिक से डिफरेंस हम पढ़ते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा जो बेसिक से डिफरेंस है वो आपके क्या होते हैं। सबसे पहले आपने कहा एक जनक है, आपने कहा दो जनक हैं, यहाँ पर युग्मक क्या होते हैं, नहीं बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट आपने कहा निषेचन पाया जाता है, निषेचन नहीं पाया जाता। अलैंगिक जनन की बात हो रही है तो यहाँ पर युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं पाया जाता है। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, निषेचन पाया जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये सरल है, कम समय में हो जाती है, कम समय यहाँ पर लगता है। ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है, अधिक समय लगता है। यहाँ पर विविधता नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको विविधता मिलती है। ठीक है, ये है आपके कुछ बेसिक से जो आपके अंतर आते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में, जो कि आपसे पूछा भी जाता है बार बार, बहुत इजी है। तो आप एक बार देखिए कि क्या क्या अंतर होता है दोनों में। अब जब आपने यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर आपने वो नोट कर लिया है तो आपको कुछ अपने जो आंसर है वो यहीं पे मिल जाएंगे। अगर हम देखें कि क्या क्या लाभ होते हैं लैंगिक जनन के, तो आपने कहा कि लैंगिक जनन में क्या था, मोर वेरिएशंस आर फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में आपको ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, आपने क्या कहा कि विविधता यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो विविधता है वो आपको देखने को मिल रही है, आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो लोग हैं वो आपको एक ही शक्ल के बहुत सारे लोग दिखाई दिए, आपको अलग अलग शक्ल के लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। ठीक है, अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक जैसे ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे कि आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल देखे, यानी कि कायिक प्रवर्धन के। तो आप करते क्या हैं, आपने कोई भी टहनी निकाली, कोई आपको प्लांट में दिखा या पेड़ दिखा या बेल दिखी आपको, जैसे कि आपको गुलाब का पौधा दिखा, आपने उसकी टहनी निकाली और टहनी को आपने कहीं पे लगा लिया है। अब वहीं से उसी टहनी से नया गुलाब का पौधा बन जाता है, दोनों में कोई वेरिएशन आपको दिखा नहीं दिखा। ठीक है, यही होता है कि जो यहाँ पर अलैंगिक जनन है वहां पर आपको वेरिएशन नहीं मिलती है, लेकिन लैंगिक जनन में आपको वेरिएशन मिल जाती है। कैसे वेरिएशन मिलती है, क्योंकि दो जनक हैं। ठीक है,
अब जो आपको नई संतति मिलेगी, नई संतति में दोनों ही जनकों के गुण आएंगे, कुछ यहाँ से आए यानी कि कुछ मेल से आए, कुछ फीमेल से आए, यानी कि कुछ फादर से मिले हैं, कुछ मदर से मिले हैं, और जो कैरेक्टर है उनकी मिक्सिंग हो गई है। जब कैरेक्टर की मिक्सिंग हुई तो आपके पास एक नया सेट ऑफ आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आ गया है। ठीक है, अब नया सेट अगर बना है तो नए कैरेक्टर भी यहाँ पर बनेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लैंगिक जनन है उसमें वेरिएशन पाई जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो यही है, लैंगिक जनन में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाती है। सेकेंड, आपको कहा जा रहा है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन पॉपुलेशन इज इजी। इजीली क्या होते हैं, ये सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब वेरिएशन है तो इन्हें क्या है, अलग अलग सोर्स से इन्हें जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, जिससे कि ये क्या करते हैं, अलग अलग जो कंडीशन होती है उसमें ये सर्वाइव कर पाते हैं। जो हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या करते हैं, ढाल देते हैं। ठीक है, तीसरा आपको कहा गया है ऑफ स्प्रिंग हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंटी। तो आप जानते हैं कि जो संतति होगी उसमें दोनों के ही यहाँ पर कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। यहाँ पर नई स्पीशीज बन सकती है। कैसे बन सकती है नई स्पीशीज, क्योंकि वेरिएशन आते जा रहे हैं। अब वेरिएशन इतने आए, आपने कहा कि एक जो पहली पीढ़ी थी और फॉर एग्जांपल आपने 10वीं पीढ़ी देखी है, 20वीं देखी है, 30वीं पीढ़ी देखी, आपने बहुत टाइम बाद जब देखा तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन वहां पर देखने को मिल गया है। ठीक है, तो आपको यही कहा गया कि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि नई स्पीशीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपने कहा चांसेस ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे नई जाति के बनने के चांसेस हैं तो इसी को आप इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब होता क्या है, जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आप कहेंगे कि जो थर्ड वाला आपको पॉइंट बताया गया है वो कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, वो तो सिंपली कैरेक्टर आपको बता दिया गया है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में जो संतति होती है उसमें माता और पिता दोनों के कैरेक्टर आते हैं। ये तो एक आपको क्या दे दिया गया है, कैरेक्टर दे दिया गया है, लेकिन एडवांटेज कहाँ है इसमें। और आप कहेंगे कि इस थर्ड वाले ऑप्शन में या थर्ड वाले पॉइंट में एडवांटेज आपको क्या दिखाई दिया है, क्या बताया गया है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक है मेल, एक है फीमेल। अब दोनों में कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जो मेल है, जो मेल है यहाँ पर वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। कैसा स्ट्रॉन्ग था, आपने कहा कि इसकी जो आप कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक थी। तो यहाँ पर क्या था कि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जो फीमेल है, फीमेल भी आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ना कोई ऐसा गुण है कि जो फीमेल में आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें, हमने कहा कि यहाँ पर जो मेल है, मेल की बॉडी का जो हाइट है, बॉडी हाइट जो है वो बहुत अच्छी थी, यानी कि मेल क्या है, टॉल है, बॉडी हाइट बहुत अच्छी थी। फीमेल में आपने कहा कि जो फीमेल का जो हेयर थे, जो बालों का टाइप था वो बहुत अच्छा था, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो हेयर का टाइप है या जो हेयर की लेंथ है वो बहुत अच्छे हैं। अब आपने कहा कि दोनों ही गुणों के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट अच्छी है, इसका मतलब उसके जो जीन हैं वो क्या है, वहां पर अच्छे हैं, लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, बहुत अच्छे से यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कोई फीमेल है, उसके बहुत लंबे और बहुत घने बाल आपने देखे। ठीक है, लंबे थे और घने बाल थे। तो दोनों के कैरेक्टर है, ये भी क्या है, एक जीन, इसके लिए भी कोई जीन उत्तरदायी था। अब जब इनकी संतति आई, यहाँ पर जब आपको संतति देखने को मिली तो आपने कहा इस संतति की हाइट बहुत अच्छी थी। आपने कहा कि ये गुण क्या है इसमें आ गया है, और आपने कहा कि जो हेयर की ग्रोथ थी वो भी बहुत अच्छी पाई जा रही थी। तो जो गुण दो अलग अलग लोगों में थे, ठीक है, अलग अलग लोगों में थे, अलग अलग पर्सन में थे। आपने कहा हाइट तो सिर्फ मेल में हो सकता है कि फीमेल की जो हाइट है वो एवरेज रही हो सकता है कि मेल में जो हेयर ग्रोथ हो रहा हो वो भी एवरेज रहा हो, लेकिन जो गुण अलग अलग लोगों में पाए जा रहे थे वो अब एक ही व्यक्ति में पाए जा रहे हैं। कैसे, लैंगिक जनन के माध्यम से। तो यही आपको कहा गया है कि जो संतति होती है उनमें पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तभी तो आपको वेरिएशन देखने को मिला है। आपको एक नया यहाँ पे कुछ देखने को मिला, क्योंकि आपने कहा मेल में हाइट अच्छी थी तो फीमेल की जो हेयर ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी थी। अब आपने कहा कि एक ही व्यक्ति में ये दोनों गुण पाए जा रहे हैं, आपको एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल गया है। क्लियर है इतनी बात आप सबको। चलिए, तो अपना जो आंसर है वो आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है और में आपके पास क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और करके आपके पास क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है मानव उत्सर्जन तंत्र का साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, यानी कि ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको जो मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है, उसमें से आपको कौन कौन से भाग दिखाने हैं। वृक्क यानी कि किडनी, मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर, और मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन आपके पास ये है, यानी कि खंड का आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आपके लिए 100 में एक और क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है मानव हृदय का स्वच्छ काट दृश्य बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, यानी कि ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड शो द फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें आपको क्या क्या बताने हैं। महाधमनी एओर्टा, दायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम, बायां नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट्स आपको दिखाने हैं। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। कैसे रिपीट हुए हैं? जब आप 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें आपसे क्या पूछा गया था? पाचन तंत्र के बारे में। आपको पाचन तंत्र के बारे में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यही था। आपको कहा गया था पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है और कुछ आपको ऑप्शन दे दिए गए थे कि इन ऑप्शन को, इन भागों को आपको दर्शाना है। सेम आपके पास अथवा में एक और क्वेश्चन आया था, उसी में उसमें कहा गया था कि आपको फूल जो है, फ्लावर जो है, उसका आपको चित्र बनाना है। और ऐसे ही आपके पास क्या दे दिए गए थे, जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो आपको दर्शाने थे। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वहां भी आपको और में ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको 2 डायग्राम वहां पर बनाने थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ पर सेम है, आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। उस टाइम पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैंने कहा, जब भी हम कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई भी तंत्र आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको अच्छे से उस सिस्टम को बनाना आना चाहिए। कौन कौन से पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो आपको आनी चाहिए। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कीजिए और देखिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आता है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र दिखाया गया है। क्या क्या चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं? आपको यहाँ पर लेफ्ट रीनल आर्टरी दिखाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट रीनल वेन दिखाई गई है। लेफ्ट किडनी, ये जो आपको लेफ्ट किडनी है ये दिखाई गई है। एओर्टा दिखाई गया है, वेना कावा, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। अब आप देखिए, ये जो आपके पार्ट है किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ कहाँ पर आपके पार्ट्स आए हैं वो एक बार आप ध्यान दीजिए और इस इमेज को आपको ड्रॉ भी करना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, या अथवा में जो आपके पास प्रश्न आया है, उसका आंसर ये होगा। उसमें आपको क्या बनाना था? हार्ट का डायग्राम बनाना था। उसमें कुछ पार्ट्स आपको दिखाने थे। ये आपका हार्ट का डायग्राम है, जिसमें आपको बताया गया है ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ आया? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में आया। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारा होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड का है, 4 कक्ष। 4 कक्ष कौन से हैं? 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। ऊपर के जो हैं वो आपको एट्रिया बताए गए हैं और नीचे के जो 2 हैं वो आपको वेंट्रिकल दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट में। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका राइट है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो आपने क्या कहा? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर आपको मिल गए हैं। अब आपसे कहा गया है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से इसे कहाँ भेज दिया जाता है? लंग्स में भेज दिया जाता है। ठीक है, लंग्स में भेजने के बाद क्या होगा? यहाँ पर लंग से फिर से वो ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रिया में आया। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके बॉडी पार्ट में पंप करा दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई थी? देखिए ऑप्शन में,
एक तो आपको एरोटा बताना था, एक आपको राइट एट्रियम बताना था, एक आपको लेफ्ट वेंट्रिकल बताना था। अब आप देखिए आपका आंसर आपको मिला या नहीं मिला। चलिए, तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा यहाँ पर हार्ट का जो डायग्राम है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 आया है। ये 3 नंबर का आपके पास है, 2 खंडों में आपके पास आया है, क और ख करके। ठीक है, पहला जो क में आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिएगा, यानी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ज्यादा डिटेल में आप इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसी में, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने क्या कहा कि CO2 प्लस H2O यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। शुगर का नाम क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, क्या करते हैं, इस शुगर का निर्माण करते हैं और इसका नाम है ग्लूकोज। इसी के साथ यहाँ पर पानी और ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे प्लांट से बाहर निकाल दी जाती है, जिसका उपयोग आप और हम सब करते हैं। ठीक है, पहला खंड तो ये है। दूसरा आपको ख में पूछा गया एंजाइम क्या है, एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए। तो एंजाइम क्या होते हैं, आपने कहा एंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट फंक्शनिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। दे आर यूजुअली proteinaceous substances produced by living cells that catalyze the biochemical reactions without themselves being changed in the process। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रक्रिया हो रही है, उसमें क्या करते हैं, चेंजेस को लाते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एंजाइम आपके पास आया है, दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आइसोमाल्टेज एंड स्मॉल डेक्सट्राइंस कॉल्ड अ अल्फा डेक्सट्राइंस। अब आपको करना है क्या, देखिए आपको पूछा गया था एंजाइम्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आपको मिल गई है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया था फंक्शन क्या होता है, आपने कहा एक एंजाइम हमारे पास आता है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, काम क्या होता है इसका कि यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। तो क्या किया इसने, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन यहाँ पर हुआ तो इसने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर है, आप लोग कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 27। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, जिसमें 2 खंड हैं, 2-2 नंबर के हैं। पहला है कि मानव में जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। सेकंड है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है बहुत इजी है, आप लोग कई बार इसे सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने कहा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX और XY, ठीक है, इनमें क्या बनेंगे, गैमीट बने। अब आपने कहा कि जो यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है वो मेल के क्रोमोसोम की वजह से होता है। अगर यहाँ पर मेल का X क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो आपको गर्ल मिलती है, गर्ल देखने को मिलती है। और अगर मेल का Y क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो यहाँ पर बॉय आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, आपने जब क्रॉस किया तो आपको इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिले, XX जिसमें गर्ल है, XY जिसमें बॉय है, फिर से XX जिसमें गर्ल है, और XY जिसमें आपको बॉय देखने को यहाँ पे मिलता है। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात है, काफी बार हम क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो खंड ख हमारे पास आते हैं जिसमें पूछा गया है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, क्लैरिफाई। आंसर देख लेते हैं, आपके पास क्या आया है। आपने कहा डीएनए कॉपिंग is otherwise known as the DNA replication, which is the process of producing 2 identical copies of DNA from one original DNA molecule during cell division। तो क्या है, डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कोशिका विभाजन के समय होता है, क्योंकि डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, डीएनए है, डीएनए की कॉपी बनती है।
नेक्स्ट आपने क्या बोला, डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट जनरेट्स वेरिएशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लीड्स टू इवोल्यूशन। अब क्या होता है कि डीएनए की जब कॉपी बनती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं जो कि इवोल्यूशन का कारण यहाँ पर बनती है। Also, DNA copying helps in transfer of information or characteristics from the parent to the offspring. इसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जब डीएनए की कॉपी बनेगी तभी तो यहाँ पर नई सेल बन पाएगी। आपने क्या कहा, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के अंदर जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, आपने कहा चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो सेल ऑर्गेनेलीज है, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल है, उसका अमाउंट डबल होगा तभी कोशिका विभाजित होगी यहाँ पर। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल नहीं हुआ तो यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए का जो डीएनए मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो डबल हुआ, सेल डिवाइड हुई, तो इसीलिए पॉसिबल हो सका कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो पाया। क्लियर है? एक बार अपने आंसर को देखिए आप लोग। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने बायो का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बायो से और रिपीटेड काफी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो टॉपिक है वो काफी रिपीट हुए हैं यहाँ पर, तो आपको इसी प्रकार से ध्यान देना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आपके पास आए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम फिर से एक क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।